देखो, हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, सिर्फ इधर देखने का काम करो। डेप्रिसिएशन बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और इजी चैप्टर भी। इजी तभी लगेगा जब आप मेरे बताए हिसाब से काम करोगे। मतलब मेरे बताए हिसाब से काम करोगे मतलब मैं आप लोगों को बोलूंगा ना ये क्वेश्चन बनाओ, फिर वो बनाओ, तो साथ साथ में बनाना है। होमवर्क मिलेगा तो होमवर्क भी करके आना है। कहीं पे भी होशियारी मारे मतलब चैप्टर खत्म आपका। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बहुत इजी चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर भी है डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहली बात, इस चैप्टर के अंदर जाने से पहले हम डेप्रिसिएशन का मीनिंग देखते हैं क्या होता है। मीनिंग, डेप्रिसिएशन मतलब क्या? डेप्रिसिएशन से आप क्या समझते हो सार्थक? आपका बोलने का मतलब है किसी चीज की वैल्यू कम हो जाना। अरव बोल रहा है रिडक्शन इन बुक वैल्यू। आपका मतलब क्या है? हाँ ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। आपका क्या बोलना है गौरव? क्या बोलते हैं उसको, सालाना उसका जो उम्र बढ़ता है तो उसमें रिड्यूस होने को डेप्रिसिएशन करते हैं। ये आपका बोलना है। आप क्या बोल सकते हो? नो आइडिया, नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, अब हो सकता है। अच्छा, आप क्या बोलते हो? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। आपका क्या? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। आपका नहीं हुआ है। ये चैप्टर आप लोगों ने किसने किसने पढ़ लिया है पहले से? ये पढ़ लियो थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत आप भी स्कूल में कराए होंगे। आपका भी, आप भी सेम स्कूल में ही हो। आपका नहीं करा, आप लोगों के भी नहीं हुआ है। चालू कर दी, चलो सुनो मेरी बात। अब ये चैप्टर हम आज स्टार्ट किए हैं ना, तो स्कूल की स्पीड और हमारी स्पीड को कंपेयर मत करना, क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत लिमिटेड होते हैं और उनको जल्दी एक टाइम पीरियड के अंदर खत्म करना रहता है। और अपना ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये चैप्टर हमको समझ में आए। तो थोड़ा सा हम उससे स्लो चलेंगे, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन बनना चाहिए। मेन तो बात ये है। ठीक है, आप लोग के स्कूल में तो ठीक। सबसे पहली बात, आप लोग जानते हो बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। बिजनेस के अंदर क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेंजिबल, टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर जो रखा हुआ है। कंप्यूटर का हार्डवेयर वाला जो पार्ट है वो भी क्या है? टेंजिबल। तो टेंजिबल वाला जो एसेट होता है, जैसे बिल्डिंग हो गई, तो टेंजिबल वाला जो एसेट होता है उसके ऊपर क्या लगता है? अभी मीनिंग में आया ही नहीं हूं मैं। उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? डेप्रिसिएशन। और इनटेंजिबल एसेट जो होता है ना, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता, वो एमोटाइज होता है। क्या होता है? एमोटाइज होता है। दोनों का मतलब ही है रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? सार्थक, वो बाहर का दरवाजा बंद कर लो तो। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, अभी हम चैप्टर जो पढ़ रहे हो एमोटाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे कि डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं? तो कभी भी याद रखना, डेप्रिसिएशन जो लगता है वो फिक्स्ड एसेट पर लगता है, लेकिन फिक्स्ड एसेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट जो होते हैं ना, जिसको हम यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, उन्हीं के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। इनटेंजिबल एसेट के ऊपर नहीं लगता है। इनटेंजिबल एसेट को एमोटाइज किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको हटा दूं, यहां पे नहीं लिखे रहने दो।
तो डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक, अब रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट तो मैंने बता दिया, किस वजह से रिडक्शन हो जाती है, ड्यू टू इट्स यूसेज। यूसेज मतलब यूज कर रहे हैं, उसके बाद यूसेज के बाद पैसेज ऑफ टाइम। आप कोई एसेट लाओ, जैसे वहां वाले ये वहां पे रखा है ना टेबल ऐसी, उसके नीचे मैंने ना कंप्यूटर रखा हुआ है एक तो, 2 महीने से पड़ा हुआ है ऐसी, डब्बा नहीं खोला अभी तक मैं। लिया था तो 35,000 का था, तो अब भी बेचने जाऊंगा तो 35 में बिकेगा क्या? मैं यूज नहीं किया अभी तक, उसके ऊपर 2 महीना गुजर गया है ना। तो पैसेज ऑफ टाइम, यूज करो तो यूज करने से तो एसेट की वैल्यू कम होनी चाहिए। दूसरा पैसेज ऑफ टाइम मतलब टाइम निकल जाने के कारण। तीसरा होता है जैसे कि आरव ने बोला वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मतलब कुछ टूट फूट हो जाना, टूट फूट हो जाना। जैसे कि ये मॉनिटर जो दिख रहा है ना, ये मॉनिटर को एक दिन है ना मैं गीले कपड़े से पोंछ दिया था इसकी स्क्रीन को, तो ऐसे ना रेशे रेशे आ गए, देखोगे ना इधर आके तब दिखेगा, ऐसे अचानक देखोगे तो नहीं दिखता, लेकिन मैं ना हल्के हल्के से रेशे रेशे आ गए। तो ये पहले जैसा स्थिति में है क्या अब? तो इसको मैंने क्या कर दिया, मतलब इसके ऊपर क्या हो गया, वियर एंड टियर, कुछ डैमेज हो गया। और क्या है, एक वर्ड और यूज किए थे, ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का हिंदी में मतलब होता है अप्रचलन, अप्रचलित होना। जैसे कि पहले मोबाइल है ना 4G वाले आते थे, याद है आप लोगों को, 4G मोबाइल थे। अब जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी आ गई तो 5G वाले मोबाइल आने लग गए। तो मेरे पास एक तो कहना पहले 4G वाला मोबाइल था, उसको मैं बेचने के लिए निकाला था, तो मेरे को जो दुकान वाला बोला 15,000 में ले लूंगा इसको सेकेंड हैंड, मतलब रखने के लिए तैयार था। महीने भर बाद है ना 5G टेक्नोलॉजी आ गई, मैं बेचने क्या बोले भैया 3,000 रुपए दूंगा। क्यों? अब मार्केट में इसकी डिमांड क्या हो गई, खत्म। खत्म मतलब कोई 4G मोबाइल लेने के लिए बैठा ही नहीं है, जिसको चाहिए क्या चाहिए, 5G मोबाइल चाहिए। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, 4G वाले मोबाइल अब आते भी नहीं है मार्केट में, अब प्रचलन हो गए। अब प्रचलन मतलब टेक्नोलॉजी खत्म हो गई उसकी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं अभी। डेप्रिसिएशन की मीनिंग क्या होती है, रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम, वियर एंड टियर और ऑब्सोलिसेंस। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, तो आपको ये लिख कर आना है, लेकिन ऐसे फ्लो चार्ट टाइप नहीं लिखना, एक सेंटेंस बना के लिखना। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमेशा किसके ऊपर लगाया जाता है, फिक्स्ड एसेट के ऊपर। फिक्स्ड एसेट में भी कौन से टाइप की फिक्स्ड एसेट के ऊपर, टेंजिबल वाली। ये हो गया बेसिक्स डेप्रिसिएशन का। अब ये जो चैप्टर है ना मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है भाई। ये पूरा चैप्टर डेप्रिसिएशन का मैं बोलूं 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, दूसरा पार्ट पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। पार्ट 1 डील करता है कैलकुलेशन वाले पार्ट से, और पार्ट 2 डील करता है अकाउंटिंग। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे कि कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग में अपने को क्या सीखना है, एंट्री करना, कि एंट्री कैसी करनी है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, एक लेजर टाइप का बनाना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अकाउंटिंग करना। लेकिन जब अकाउंटिंग करोगे ना, तो अकाउंटिंग करने के लिए आपको अमाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। काहे की जरूरत पड़ेगी, अमाउंट, कुछ फिगर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो कहां से मिलेगी आपको, मतलब मैं अगर बोलूं आपको, अगर कैलकुलेशन वाले पार्ट में अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो आप कुछ भी कर लो, अकाउंटिंग भी आप नहीं कर पाओ। फॉर्मेट खींच के आ सकते हो, लेकिन उसकी अमाउंट कहां से डालोगे। क्लियर है मेरी बात? तो
पार्ट 1 डील करेगा किससे, कैलकुलेशन वाले पार्ट से, और पार्ट 2 डील करेगा किससे। तो हमारी जो शुरू की 2-3 क्लास अगर होगी ना, तो मैं उसमें आप लोगों को किसमें परफेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा, कैलकुलेशन वाले पार्ट में। अभी अकाउंटिंग का मैं नाम भी नहीं लूंगा 2-3 क्लास तक। जब आप ये सीख जाओगे ना, तो ये आप लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है, ये आप लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है, अकाउंटिंग वाला पार्ट। मतलब मोनोटोनस वर्क है, मोनोटोनस में हर क्वेश्चन में एक ही जैसा काम करना है अकाउंटिंग में, लेकिन कैलकुलेशन जो है वो क्या होते जाएगी, चेंज होते जाएगी। तो कैलकुलेशन करने के आप लोगों को 2 मेथड मिलेंगे, कैलकुलेशन करने के आपको 2 मेथड मिलेंगे। एक मिलेगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एक होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा मिलेगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये बात कौन कर रहा है, कैलकुलेशन। मतलब डेप्रीसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं, एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और अकाउंटिंग जब चालू करेंगे तब तो अकाउंटिंग में बताऊंगा ही। एक अकाउंट बनता है जिसमें अपने को एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। अकाउंटिंग आपको 2 तरीके से करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग करने की भी 2 मेथड है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, दूसरा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, तीसरा एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। चौथा ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी, पांचवा चेंज इन मेथड। ये कुछ टॉपिक्स डील करने हैं आपको अकाउंटिंग वाले पार्ट में। ये तभी कर पाओगे जब आप किसमें परफेक्ट हो जाओगे, कैलकुलेशन। तो हमारा शुरू का जो 2-3 क्लास है ना, कैलकुलेशन के ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर का ये जो स्ट्रक्चर है ना, मैंने अपने मन से ऐसा बनाया है। क्यों मालूम है क्या होता था, जब मैं क्लास 11th, हम लोग जब क्लास 12th पढ़ते थे ना, तब हमारे में डेप्रीसिएशन था, और आप लोग क्लास 11th पढ़ रहे हो तब आपके में डेप्रीसिएशन। वो बीच में सिलेबस चेंजेस हुए थे, उसमें शिफ्ट कर दिया उसको। तो मैं जब डेप्रीसिएशन चैप्टर पढ़ रहा था ना, तो मेरे साथ दिक्कत क्या आती थी, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूं कि है ना, हमको इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया। सीधा हमको अकाउंट का फॉर्मेट खिंचवाए, अब क्योंकि अपन नॉन मैथ्स वाले बच्चे, हमको सीधा अकाउंट खिंचवाए, बोले यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये अमाउंट डालते, वहां पे ये अमाउंट डालते, एंट्री करो। ऐसा थोड़ी होता है भाई, शायद आपके साथ भी स्कूल में ऐसा ही हुआ होगा। तो मैं एकदम गधा बच्चा था स्कूल में, सीधी सी बात है। गधा मतलब एकदम मेरे को कुछ समझ में आता नहीं था। तो मैं खुद से बैठ के बुक को खोला और ये चैप्टर को एक सिस्टमेटिक तरीके से डिवाइड किया कि भाई ये चीज अगर हमको पहले बता दी जाती कि क्या क्या कैसे कैसे कैलकुलेट करते, बाद में अकाउंट बनाना सिखाते, तो हम आसानी से वो काम कर लेते। तो मैं अपने आप को आपके जगह में रख के, या आपको अपने आप के जगह में रख के ये चैप्टर को इस तरीके से डिजाइन किया, ताकि आप पहले कैलकुलेशन में परफेक्ट हो जाओ, अकाउंटिंग तो अपने आप सीख जाओगे। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है अकाउंटिंग, वो रटने वाला काम है, फॉर्मेट याद करना है बैठ के। मेन मुद्दा क्या है, ये वाला। तो अपन एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो लिख रहा हूं ना, इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। तो अभी क्लास में आप लोग लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, भले बाद में बैठ के लिख लेना क्लास के, पहले आप लोगों का फोकस है ना समझने में होना चाहिए। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन सबसे पहला मेथड कैलकुलेशन में मैंने कौन सा मेथड बताया,
फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। स्पेलिंग ठीक है स्ट्रेट की कि ई आता है बीच में, ए आता है कि ई आता है, ए आता है। कौन आया भाई? स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और एक और कौन सा, कॉस्ट प्राइस मेथड। हाँ हाँ, अभी सर पढ़ा रहे बोलो और आप बैठ के लिखो। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को और किस किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉस्ट प्राइस मेथड। मैं ले रहा हूं भाई, क्लास रिकॉर्डिंग चालू है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और कॉस्ट प्राइस मेथड, ठीक है। इस मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों बोला जाता है उसको भी मैं अपने कैलकुलेशन से प्रूव करके दिखाऊंगा। इस मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोला जाता है अपने कैलकुलेशन से ये भी प्रूव करके बताऊंगा, और कॉस्ट प्राइस मेथड क्यों बोला जाता है वो भी अपने कैलकुलेशन से बताऊंगा, ठीक है। नाम रखने के पीछे भी कुछ रीजन होता है, ठीक है। अब देखो, आप लोग बचपन में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़े थे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी मैं डेप्रिसिएशन चैप्टर से बाहर आ गया ना, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, मान लो आपके पास 10,000 रुपए है, ये क्या हो गया पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो मेरे को 3 साल का ब्याज निकाल के बताओ। या फिर मैं बोल सकता हूं टाइम है 3 साल, टाइम कितना है 3 साल, तो बताओ 3 साल बाद ये 10,000 रुपए कितना बन जाएगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। मतलब मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर में आप 10,000 रुपए लगाए तो ब्याज जुड़ के कितना रुपया हो गया? ब्याज जुड़ के कितना हो गया? 11,000 रुपया हो गया। दूसरे साल में सर 13,000 हो गया। हाँ, तीसरे साल में 13,000 हो जाएगा। दूसरे साल में आप 11,000 लगाए, फिर 1,000 रुपये जोड़ोगे कि नहीं? 1,000 जुड़ेगा ना। 1,000 किसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है? 10,000 इंटू 10%, 1,000 हर साल 1,000 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? और तीसरे साल में 12,000 इन्वेस्ट हुआ, 1,000 रुपये ब्याज और मिला, तो तीसरे साल के एंडिंग में आपको पैसा 10,000 बढ़ के क्या हो गया? ये कौन सा मेथड बोलता है? सिंपल इंटरेस्ट मेथड या सिंपल इंटरेस्ट। और यही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो फिगर यही है, फिगर यही है, बात कंपाउंड इंटरेस्ट की हो रही है। तो पहले साल में आप इन्वेस्ट किए कितना, तो पहले साल का ब्याज कितना बनेगा? 11,000 हो जाएगी अमाउंट। दूसरे साल में 11,000 इन्वेस्ट करोगे तो दूसरे साल में ब्याज कितना रहेगा? 1,100 रुपए ब्याज, क्योंकि यहां पर ब्याज किसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11,000 प्लस 1,100, 12,000। तीसरे साल में जाओगे तो यहाँ पे 1,210 रुपए ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 12,100 प्लस 1,210 कितना होता है? 13,310। दोनों में क्या फर्क दिखा आपको? अभी हम डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। यहां पर हर बार ब्याज किसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है? प्रिंसिपल के ऊपर प्रिंसिपल। और हर बार ब्याज की अमाउंट क्या है? सेम। यहां पे हर बार ब्याज कैलकुलेट हो रहा है सिर्फ 10 के ऊपर नहीं, इंटरेस्ट जुड़ने के बाद जो अमाउंट आ रही है उसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया? बस यही छोटा सा डिफरेंस है आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में।
बस यहां पे प्लस के बदले क्या करना है मालूम है आप लोगों को, क्योंकि ब्याज मिलने से अमाउंट बढ़ती है और डेप्रीशिएशन लगने से अमाउंट घटती है। क्लियर है? बस यही कॉन्सेप्ट है सेम। तो अपन अभी बात कौन से मेथड की कर रहे हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब क्या होता है, तो इसके है ना मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। हम जो भी बात करेंगे एग्जांपल से ही बात करेंगे। मशीन परचेज्ड ऑन 1/4/2018। कितने रुपए में खरीदे मशीन? मान लो 1,00,000 रुपए में मशीन खरीदे। कितने की? 1,00,000 रुपए की। कौन से डेट में खरीदे? 1/4/2018 में। डेप्रीशिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डेप्रीशिएशन लगाया जाता है कितना? 10% पर एनम। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मशीन एट द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 एट द एंड ऑफ 4th ईयर लिख दूं? ठीक है, चौथे साल में मशीन की वैल्यू निकाल के बताओ। सिंपल। अभी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जो होता है ना, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ये सिंपल इंटरेस्ट जैसा होता है। किसके जैसा होता है? सिंपल इंटरेस्ट जैसा। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो होता है किसके जैसा होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा। चलो सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो सबसे पहले ईयर 1 मशीन खरीदे कितने की? ठीक है, माइनस किए कितना डेप्रिसिएशन? 1,00,000 का 10% निकालो, कितना आएगा? 10,000। यह माइनस कर दो तो कितना बचेगा? तो दूसरे साल में आ जाओ, 90,000 आया। फिर कितना माइनस करोगे? कितना बचेगा? फिर तीसरे साल में फिर 80,000 माइनस करो। 80,000 में 10,000 माइनस करो मतलब। और चौथे साल में 60,000। तो चौथे साल के एंड में अगर मैं पूछूं, मशीन 1,00,000 की लिए थे शुरुआत में, कम होते 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 उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 60,000 की हो गई। अब देखो यहां पर जो डेप्रीसिएशन आपने लगाया है हर साल एक जैसा लगाया है कि नहीं बताओ? हर साल एक जैसा है। 10,000 10,000 10,000 10,000। मतलब जो डेप्रीसिएशन की इंस्टॉलमेंट है वो फिक्स्ड है हर साल, इसलिए इसका नाम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसलिए डेप्रीसिएशन की अमाउंट हर साल एक जैसी होती है, इसलिए इसका मेथड का नाम क्या होता है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब जब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ मालूम है ना, जब आप ग्राफ में डेप्रीसिएशन के अमाउंट को प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन के निकलेगी। क्योंकि 10,000 10,000 10,000, अगर 10,000 11,000 12,000 ऐसा होता तो आपकी लाइन ऊपर जाती, लेकिन यहाँ पे हर साल क्या देखने को मिल रहा है? तो इसलिए एक स्ट्रेट लाइन बन के निकलती है ग्राफ में, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। हर साल एक जैसी अमाउंट है, इसलिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हर साल एक ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ की एक लाइन निकल के निकलेगी, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसको कॉस्ट प्राइस मेथड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हर साल डेप्रीसिएशन कौन सी अमाउंट पर लगाया जा रहा है? और 1,00,000 क्या है उसकी? कॉस्ट। कॉस्ट पे लगाया जाता है हर साल डेप्रीसिएशन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कॉस्ट प्राइस मेथड भी बोला जाता है। क्लियर है?
अच्छा, अब मैं कुछ कुछ चीजों को लेबलिंग कर रहा हूँ। लेबलिंग मतलब कुछ कुछ चीजों का नाम है अपना, वो नाम भी सीखने पड़ेंगे आप लोगों को। जैसे ये 10,000 10,000 10,000 लग रहा है हर साल, उसको क्या बोलते हैं? जो 1 लाख रुपए था वो क्या है? कॉस्ट है। कॉस्ट मतलब जितने में हमको पड़ा। और फिर ये जो आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू बोला जाता है। देखो, रिटर्न डाउन वैल्यू अलग है, और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वो अलग है। रिटर्न डाउन वैल्यू को हम एक नाम से और जानते हैं, बुक वैल्यू। और किस नाम से जानते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब ये होता है एसेट की प्राइस में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, एसेट की प्राइस में से जब हम क्या माइनस कर देते हैं, तो जो बची हुई अमाउंट होती है उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV। ठीक है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? बुक वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है 90,000, ये जो है 80,000, ये जो है 70,000, ये जो 60,000 है, ये क्या है? सब रिटर्न डाउन वैल्यू है, लेकिन कौन सी? ओपनिंग की क्लोजिंग। और इधर भी जो लिखा हुआ है, पहला वाला तो कॉस्ट है, और अगला क्या है? लेकिन इसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग WDV, साल के शुरुआत की WDV। तो जो पिछले साल की क्लोजिंग WDV होती है ना, वही अगले साल की क्या बन जाती है? ओपनिंग WDV। आ रही बात समझ में? तो ये इसका छोटा सा एग्जांपल नंबर 1 से मेरे को ये सारी चीजें बतानी थी आप लोगों को। आगे बढ़े। अभी हम कौन से मेथड के अंदर बैठे? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर बैठे, मतलब एक ही मेथड है। चलो, अब इसी क्वेश्चन, मतलब अब हम दूसरे मेथड का नाम लेते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं हम इसको? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और तीसरा नाम होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं। सेम एग्जांपल उठा रहा हूं मैं, सेम। ये एग्जांपल में एक छोटी सी चीज में लिखना भूल गया था। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ऐसा लिखना था। अब अगले क्वेश्चन में इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, वहां पे मैं क्या कर दूंगा? चेंज करके WDV मेथड कर दूंगा। सेम क्वेश्चन, यहाँ पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड केवल लिखा जाएगा WDV मेथड। ये कौन सा एग्जांपल हो गया? एग्जांपल नंबर 2। मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। मशीन खरीदे कितने की? कब खरीदे? 1 अप्रैल 2018 को। कितने की? 1 लाख। डेप्रिसिएशन लगाना है हर साल कितना %? कौन सा मेथड? WDV मेथड। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 4th ईयर। बनाए? फर्स्ट ईयर। हाँ हाँ। अब वो सिंपल और कंपाउंड वर्ड यूज नहीं लगना है, वो तो मैं समझाने के लिए बताया था। माइनस कितना %? 10%। कितना आएगा? हाँ। अब ये दोनों में सिमिलैरिटी देखो, चाहे मेथड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट हो चाहे WDV मेथड हो, दोनों में ही पहले साल का डेप्रिसिएशन सेम आता है, लेकिन अगले साल से कहानी बदल जाती है। ठीक है। अब सेकेंड ईयर में जाओ। 90,000। अब डेप्रिसिएशन 90,000 का 10% लगेगा, ना कि 1 लाख का। 9,000। यहाँ पे कितना आएगा?
91,000 81,000। अब 81,000 माइनस 72900 और चौथा 72900 आएगा ना भाई। हाँ हाँ, अब यहाँ पे लिखेंगे 72900, यहाँ पे आएगा 7290। ये कितना आएगा 63 कितना आता है 72900 माइनस 7290 65610 आ रहा है नहीं। हाँ मैं गलत कर दिया 65। हाँ ठीक। अब यहां पर क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहां पर भी लेबलिंग अगर करूं तो जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं भाई, क्लोजिंग WDV। देखो चाहे मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू हो या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हो, जो बचा हुआ होता है ना प्राइस, जो बची हुई तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो अमाउंट आती है उसको रिटर्न डाउन वैल्यू ही बोलते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में भी जो है उसको भी क्या बोलेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू ही बोलेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में भी वही बोलेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो अमाउंट आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग WDV। और बुक वैल्यू, जो 1 लाख रुपए है वो क्या है, कॉस्ट है, और बाकी 90,000 81,000 72900 क्या है, ओपनिंग WDV या फिर बुक वैल्यू। और 10,000 9,000 8,100 क्या है, ये डेप्रिसिएशन है ये। लेकिन यहां पर आप देखोगे ना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है हर साल एक जैसी है क्या, नहीं, ये बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है। तो अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे नीचे जाएगा, ग्राफ में अगर प्लॉट करोगे तो ये अमाउंट नीचे जाते जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यहां पर डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट हो रहा है कॉस्ट पे हो रहा है कि WDV पे हो रहा है, WDV पे हो रहा है, इसलिए इसका नाम WDV मेथड भी रखा गया है। और एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एक होता है क्या, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब वही डेप्रिसिएशन की अमाउंट देखो कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्लियर है। तो ये दोनों में फर्क समझ में आया। तो कैलकुलेशन अभी तो मैंने दोनों मेथड के बेसिक बताए, दोनों मेथड के क्या बताए, बेसिक। अब कैलकुलेशन में आगे क्या क्या होने वाला है उसका अभी से मैं थोड़ा सा ट्रेलर दे रहा हूं आप लोगों को। अभी मैं एग्जांपल नंबर 1 में खरीदने की डेट क्या रखा, आप लोग हमेशा फाइनेंशियल ईयर को बेस लेना, अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना, क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर दिया है कि फाइनेंशियल ईयर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा महीना गिनने में। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो कब से स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है, मार्च में। ये फाइनेंशियल ईयर की कहानी है। और अगर कैलेंडर ईयर की बात करूं तो चालू कब से होगा, जनवरी से, और खत्म कब होगा, दिसंबर से, दिसंबर। ये होता है कैलेंडर ईयर। तो अगर क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान से पढ़ना ना, हम लोग जब पढ़ते थे ना, मैं CG बोर्ड का हूं, तो हम लोग के बुक में जो क्वेश्चंस होते थे ना वो कैलेंडर ईयर वाले ही क्वेश्चन होते थे हमेशा। फिर जैसे ही मैं कॉलेज में गया BCom फर्स्ट ईयर में, फिर बाद में CA की पढ़ाई किया, तो वहां पे एक भी कैलेंडर ईयर वाला क्वेश्चन नहीं था, सब कौन से वाले थे, फाइनेंशियल ईयर वाले क्वेश्चन थे। और CBSE की बुक में अगर देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन किसके मिलेंगे आपको, फाइनेंशियल ईयर वाले। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें आपको क्या मिलेगा, कैलेंडर। तो क्वेश्चन पढ़ते समय टाइम पीरियड का ध्यान रखना कि कौन सा वाला बोल रहा है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन किसके, फाइनेंशियल ईयर के ही है। फाइनेंशियल ईयर हमेशा चालू कब होता है, अप्रैल में, और खत्म कब होता है, मार्च में। तो मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूं, ट्रेलर। ट्रेलर मतलब कैलकुलेशन में अभी क्या क्या खेल खेलेगा आप लोगों के साथ। इधर देखो, सबसे पहली बात, डेप्रिसिएशन कभी भी कैलकुलेट करते हैं ना, मान लो एक फाइनेंशियल ईयर है, डेप्रिसिएशन कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो
कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम अकाउंटिंग करते हैं तो क्या 4-4 साल की अकाउंटिंग एक साथ करने बैठ जाते हैं क्या? अकाउंटिंग जो करी जाती है एक फाइनेंशियल ईयर की करते हैं, एक 12 महीने के टाइम पीरियड की। अगर मान लो आपने कोई एसेट खरीदी है अप्रैल महीने में, तो डेप्रिसिएशन कब तक का लगेगा? अप्रैल से लेकर मार्च तक का, मतलब पूरे कितने महीने का? अगर आपने कोई एसेट खरीदी है जुलाई में, तो जुलाई के पहले वो थी क्या एसेट आपके पास? तो डेप्रिसिएशन जुलाई से लेकर कहां तक लगेगा? मार्च तक लगेगा। अगर आपने अक्टूबर की 1 तारीख में खरीदा है तो अक्टूबर से मार्च, तो आप लोगों को ये महीना गिनने आता है कि नहीं? अप्रैल से लेकर मार्च कितना महीना होता है? 12। जुलाई से लेकर मार्च कितना महीना होता है? 9 महीना। अक्टूबर से मार्च कितना महीना? 6 महीना। अब मान लो जनवरी में खरीदा तो जनवरी से मार्च कितना महीना होगा? 3 महीना। ये तो एकदम दिखता है आराम से। लेकिन अगर मैं बोलूं अगस्त में खरीदा होगा तो 8 महीना। 1 अगस्त को खरीदा होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना होता है। नहीं, अगस्त को लेना है। ठीक है, उसमें भी आपके ऊपर भी आ रहा हो, भी वो क्वेश्चन में बता रहा हूं। मान लो अब मैं दूसरा चीज बता रहा हूं ना, देखो ध्यान से। अभी मैं जुलाई की 1 तारीख की बात किया, अगस्त की 1 तारीख की बात किया, अक्टूबर की 1 तारीख की बात किया, जनवरी की 1 तारीख की बात किया। तो हम जो महीने की 1 तारीख में लेते हैं उस महीने को इन्वॉल्व करते हैं। हाँ, मैं भी वही बता रहा हूँ, अप्रैल से लेकर मार्च। अगर मान लो आपने कोई एसेट खरीदी जून के 30 तारीख में, कौन से तारीख में? जून के 30 तारीख को, तो जून को गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? वो महीना खत्म हो गया। भले जून के 30 तारीख को खरीदे तो एक दिन था, उस दिन का डेप्रिसिएशन जून को इन्वॉल्व नहीं करेंगे फिर। तो जून से लेकर मार्च तक देखेंगे तो भी कितना महीना आएगा? 9 महीना ही आएगा। मतलब अगर किसी महीने की 1 तारीख में अगर कोई एसेट खरीद रहे तो डेप्रिसिएशन उस महीने का भी लेना है, और अगर 30 तारीख को खरीद रहे तो डेप्रिसिएशन उस महीने का नहीं लेना है। मतलब 30 तारीख मतलब अगर कोई 31वां महीना है तो 31 नहीं लेना है। क्लियर है? और अगर 30 सितंबर को लिए तो 6 महीना। 31 दिसंबर को लिए तो 3 महीना। दिसंबर छोड़ के जनवरी से गिनना चालू करो। 31 मई को लिए तो, जैसे ये वाला रहता है ना, जून सितंबर दिसंबर आराम से समझ में आ जाता है। अब मई को छोड़ के आप जून से गिनना चालू करो, 10 महीना आएगा। मई को छोड़ दो, जून से करो, जून जुलाई अगस्त, 10 महीना आएगा। ठीक है, तो ये रोल है किसका? अगर कभी मशीन जो है, मशीन या कोई एसेट अगर है, साल के शुरुआत में खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है, साल के शुरुआत में खरीद रहे हैं तो पूरे 12 महीने का लगाना है। लेकिन साल के बीच में खरीद लिए तो डेप्रिसिएशन भी अकॉर्डिंगली उतने ही महीने का लगाना है, पूरे साल का नहीं लगेगा। क्लियर है मेरी बात? अगर साल के बीच में कोई एसेट खरीद रहे हैं तो डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीने का नहीं लगाना है। जितने पीरियड के लिए वो यूज हुई है उतने ही टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन लगाना है। क्लियर है? तो ये आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट बताया किसका? एसेट के यूज का। अब देखो इधर देखो, कोई एसेट अगर, अभी मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया? परचेस करने के केस में। और अब मैं बात करूंगा सेल करने के केस में। बेच रहे हो अगर किसी साल में, डेप्रीसिएशन अभी जो मैंने बताया आप लोगों को ऊपर में, वो किस बारे में बताया कि एसेट जब परचेस करोगे किसी साल में तो डेप्रीसिएशन कितने महीने में लगना है, परचेसिंग ईयर में कितने महीने का लगना है। अगर आप इस तारीख को खरीद रहे हो तो पूरे 12 महीने का, इस तारीख को खरीद रहे हो तो 9 महीना, इस तारीख को खरीद रहे हो तो 6 महीना, ऐसा परचेस करते समय। यही बात अगर मैं सेल करने की बात बोलूं, सेल, मान लो आपके पास कोई एसेट थी, शुरू से 4-5 साल से आप यूज कर रहे हो उस एसेट को, और आप यूज करते करते आके 31 दिसंबर को बेच दिए। अब बेचने की बात हो रही है, खरीदने की बात नहीं हो रही है। खरीदते हैं ना, तो आज से अगर हमारे पास एसेट आई है तो आगे हम यूज करेंगे, फ्यूचर में यूज करेंगे उसको, जब खरीदते हैं तब।
और बेचते हैं तब पास्ट से यूज करते करते आ रहे हैं और आज हमारे हाथ से एसेट चली गई, तो अब आगे यूज करेंगे क्या? एसेट ही नहीं रहेगी तो यूज करेंगे नहीं। तो डेप्रीसिएशन जो लगाया जाता है एसेट के यूज होने पर लगाया जाता है। तो जब खरीदते हैं ना तो डेप्रीसिएशन लगाने के लिए हम फ्यूचर देखते हैं। क्या देखते हैं? खरीदते समय। और जब बेचते हैं ना तो एसेट्स बेचने के समय हम पास्ट देखते हैं। ठीक है, पास्ट देखते हैं, मतलब बेच रहे हो ना, 31 दिसंबर को बेच दिए तो ये कौन सा साल है? सेल ईयर है। और ये खरीदते समय जो साल था उसको परचेस ईयर बोलेंगे। तो यहां पर डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? इधर वाले समय में लगेगा। कितना महीना होता है? 9 महीना। इधर डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? एसेट ही नहीं थी हमारे पास तो काहे का डेप्रिसिएशन लगा? ये दोनों में डिफरेंशिएशन समझ में आया आप लोगों को? तो ये हम आगे अभी कैलकुलेशन करेंगे, मेरे एग्जांपल्स में ये सब रहेगा। अब मैं डेट चेंज कर करके आप लोगों को दूंगा। तो पहले मैं सिर्फ परचेस का सिखाऊंगा, फिर खाली मैं सेल का सिखाऊंगा, फिर परचेस सेल मिक्स कर दूंगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 3। अब मेरे जो एग्जांपल होंगे ना वो दोनों मेथड को इंक्लूड करके दूंगा, मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी। एग्जांपल नंबर 3। कितने एग्जांपल हो गए? अभी 2 हो गए ना। मशीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2019। हाँ, मशीन परचेज्ड ऑन एक वो वाली खिड़की तो खोल दो भाई, पीछे से खुली हुई है, रहने दो रहने दो। मशीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2017 फॉर रुपीज 2 लाख। डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फिर आगे मैं आप लोगों को ये वर्ड का भी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, पर एनम वर्ड का क्या होता है। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, थ्योरी क्वेश्चन भी आता है उसके ऊपर। मशीन खरीदे 1 जुलाई 2019 को फॉर 2 लाख रुपए। डेप्रीसिएशन लगाया जाता है कितना परसेंट? कैलकुलेट क्लोजिंग WDV ऑफ मशीन ऑन 31 मार्च 2022 बाय यूजिंग ए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और बी WDV मेथड। चलो एग्जांपल नंबर 3 है, अभी बनाकर बताओ। मैं बना दूंगा तो आपके कॉपी में छपेगा, आप बनाओगे तो आपके दिमाग में छपेगा, और बिना कैलकुलेटर यूज। इसलिए मैं फिगर सिंपल सिंपल लिया हूं ना, 10% 2 लाख। नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड वाला भी ले सकता था। आप लोग कैलकुलेट करके बताओ।
अच्छा वो सिंधी हो रहा है। तो एक काम करो, हाँ बोलो। एक साथ तो सर इसमें 9 महीने का लगेगा ना। हाँ 1 जुलाई, एक 75% कैसे आएगा? नहीं नहीं वैसे नहीं करना है अपने को। 9 महीना आया, हमें आपकी बात समझ गया। डेप्रिसिएशन जो आएगा ना पहले साल का, उसको 9/12 करेंगे। अब सुनो सुनो, क्या करना है आप लोगों को, इधर देखो टोटल कितने साल की कैलकुलेशन होगी पहले वो बताओ। कौन सा साल है? 2019 है, अप्रैल 2019। तो आप लोगों को ये भी बनाना सिखाऊंगा, इसको मैं बोलता हूं टाइमलाइन। ठीक है, तो 19 से 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22। एक मिनट, ये 19 है ना? ठीक है, अब यहां पे बताओ मशीन खरीदे कब? 2019 में। तो ये पहले वाले साल का डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? फर्स्ट ईयर में। लेकिन सेकेंड ईयर में वो मशीन पूरे 12 महीने के लिए यूज हुई है, तो यहाँ पे पूरे 12 महीने का। और थर्ड ईयर में भी पूरे 12 महीने का। हाँ, तो 31 मार्च 2022 यही तो डेट है ना भाई, 12 महीने का लगेगा।
तो अगर मैं बोलूं यहीं पे छोटा छोटा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो पहले साल में आपका कितना लग रहा है, 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12, कितना आ रहा है, 2 लाख का 10% इंटू 9/12, 15,000 आया। 1.5 लाख का 10% भी बोल सकते हो, 2 लाख का 10% निकाले 20,000, 20,000 का 9/12 कर दिए तो ये आ जाएगा 15,000। तो फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगा, 15। अब बाकी के साल में कितना कितना लगेगा, तो अगर मैं अगर मैं वापस से वो स्टेटमेंट बना दूं, अगर फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगा, 2 लाख की मशीन थी तो 15,000 का डेप लग गया, तो 2 लाख, सॉरी 1,85,000 आएगा। सेकेंड ईयर में आ जाओ, 1,85, 20,000 तो 1 लाख, और थर्ड ईयर में 1,65 माइनस 20,000 कितना आएगा, 1,45,000। तो 45,000, 1,45,000 आपका आंसर आएगा किसका, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड वाले का। ये आया है, यस सर, ये वाला है। ठीक है। अब अगर यही मेथड आपका कौन सा हो जाएगा, WDV मेथड हो जाएगा, तो WDV मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो जाता है। बनाए WDV मेथड, ठीक है। यहां पर भी चलो टाइमलाइन बना लो, 19, 20, 21 और 22। तो फर्स्ट ईयर में हमने जुलाई में खरीदा है, तो कितने महीने का, देखो मेथड कोई भी रहे, डेप्रिसिएशन तो जितने टाइम यूज किए उतने का ही लगेगा, बस कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यहाँ पर और यहाँ पर 12 और 12। चलो अब यहाँ पर लगाते हैं डेप्रिसिएशन, 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12। फर्स्ट ईयर में तो सेम रहता है डेप्रिसिएशन। अब दूसरे साल में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, देखो ध्यान से, 2 लाख की एसेट थी, माइनस 15,000 इंटू 10/100, तो 18,500 आएगा। 18,500 आएगा कि नहीं। अब तीसरे साल में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 2 लाख माइनस 15,000 माइनस 18,500, इसका 10/100, तो 2 लाख माइनस 15,000 माइनस 18,500 इंटू 10%, 16,650। बोल दो, नहीं आया समझ में। अब इसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में बना के बताओ, स्टेटमेंट में बना के बताओ ना। फर्स्ट ईयर में 2 लाख की मशीन थी, तो 15,000, 1,85,000। दूसरे साल में 1,85,000 नीचे उतरा, माइनस इधर डेप्रिसिएशन किसका लगाओगे, 1,85 के ऊपर लगाओगे। देखो अपन 1,85 के ऊपर लगाए कि नहीं 10%, तो 18,000 कट पीट के कितना आएगा, 1,85,000 माइनस 18,500 कितना आता है, 1,66,500 ये आया। थर्ड ईयर में आ जाओ, 166,500 का डेप्रिसिएशन लगा दो, 16,500 नहीं 650, तो बचा कुछ कितना आएगा, 149,850। ये आ गया आपका इसका आंसर। चेक कर लो, आया है इतना इतना। ये पूरा मैंने एक एग्जांपल करवाया, अभी तो मैं परचेज के बारे में बताया। अब इसी में ही हम है ना डेट चेंज कर करके पढ़ेंगे, 8-9 क्वेश्चन बनाएंगे जिससे आप लोग परफेक्ट हो जाओ। फिर मैं आप लोगों को सेल में भी लेकर आऊंगा, तो इसके बाद वाला मैं कल की क्लास में करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो क्लास ओवर, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कि अभी बैठ के एक बनाओगे, दे दूं, एक दे रहा हूं बनाने, ठीक है, बैठ के बनाओ। अभी इसी एग्जांपल को मैं कॉपी कर रहा हूं और फिगर्स चेंज कर देता हूं।
एग्जाम्पल नंबर 4। आज जो नहीं आया वो कितने नुकसान पे है। थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट दूं, डिफिकल्ट मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जरूरी नहीं कि हर में 10% ही मिलेगा, तो इस बार मैं 15 कर दूं। हाँ हो जाएगा, कैलकुलेटर मोबाइल नहीं निकलना चाहिए बस बाहर। एक तो सिंपल कर देता हूँ, और रुपीज 4 लाख। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और रुपीज 4 लाख कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, और मैं ना रिकॉर्डिंग यहाँ पे रोक रहा हूँ, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बता रहा हूँ, कल की क्लास में फिर इसके आगे का बताऊंगा, ठीक है।